प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख करके जाना। आगे आपकी मर्जी। जो बच्चे समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन लेते हैं, इसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा pankajstudycenter.com और वहाँ पे जा करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। तो यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला प्रश्न कहता क्या है यहाँ पे बाबू। तो पहला प्रश्न कहता है कि सिद्ध करे कि 1/2 या 1/√2 कह सकते हैं। तो कहता है सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहला प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न में हमें सिद्ध करना 1/√2 ये एक अपरिमेय संख्या है या नहीं, ये सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले हम इससे क्या करते हैं, परिमेयकरण करके देख लेते हैं कि वाकई में ये परिमेय संख्या आता है या नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर लेंगे। तो ये आ जाएगा √2 और नीचे भी √2। जब गुना करेंगे तो ऊपर जाएगा √2, क्योंकि √2 से 1 में गुना करेंगे तो √2 और नीचे आ जाएगा √2 से √2 में गुना करेंगे तो √4। 4 का वर्गमूल होता है 2। तो ये हमारे पास आया और ये हमारे पास क्या अभी भी क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले मान लेंगे या कल्पना कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कल्पना किया कि √2/2 क्या है, एक परिमेय संख्या। मैंने मान लिया परिमेय संख्या है, ठीक है, ये मैंने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। तो कल्पना किया कि √2/2 एक परिमेय संख्या है। जब हम परिमेय संख्या माने हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √2/2 और बराबर में p/q, ऐसे हम लिख सकते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 से p में गुना करेंगे और q से √2 में गुना करेंगे। तो गुना करते हैं, √2 से q में गुना करेंगे तो q होगा, बराबर में p से 2 में गुना करेंगे तो 2p होगा। ये आ गया हमारे पास। यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसलिए q बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2p और बट्टे में √2 से गुना हो रहा है तो बराबर से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा। ऐसा करो q बराबर मत निकालो, क्योंकि हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पे क्या करो, √2 को इधर रहने दो, √2 को इधर रहने देते हैं और q जो गुना में इधर ले आते हैं तो बट्टा में आ जाएगा। तो अपरिमेय संख्या अलग हो गए और परिमेय संख्या अलग हो गए। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये p और q क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ p और q क्या है भाई, पूर्णांक है, पूर्णांक है। जब p और q पूर्णांक है इसका मतलब 2p/q यह भी पूर्णांक होगा। तो हम लिख सकते हैं एवं 2p/q भी एक क्या है बाबू, तो पूर्णांक है। ठीक है, मैंने लिख लिया पूर्णांक है। ओके, अच्छा ये तो मैंने लिख दिया। देखो बाबू आपके मन में ये आएगा कि पूर्णांक कहते किसे हैं। देखो बाबू पूर्णांक किसे कहते हैं, जिसमें 0 से इधर वाले जो भी संख्या होंगे प्लस वाले, है ना, इधर जो भी होंगे माइनस वाले, यानी जिसमें ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या और 0 भी हो, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। यानी धनात्मक तथा ऋणात्मक के साथ 0 भी शामिल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। और जितने भी पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, तो भैया परिमेय संख्या होते हैं। तो क्या होते हैं बाबू, ये परिमेय संख्या होते हैं, है ना। तो हम जब ये पूर्णांक है इसका मतलब ये क्या होंगे, एक परिमेय संख्या होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए 2p/q एक क्या होंगे भाई, एक परिमेय संख्या होंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अच्छा ये तो परिमेय संख्या हो गया। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे लिखते और √2 एक क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं संख्या
है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो मैंने लिख दिया अपरिमेय संख्या है ना। तो यहाँ पे देखो कि अपरिमेय संख्या बराबर में परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हम पहले लिखेंगे, तो यहाँ लिखते हैं अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। क्या अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, तो इसलिए लिखेंगे हम असंभव है, लिखेंगे असंभव है। ठीक है, असंभव है, अतः हमारी कल्पना गलत है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अतः। जब ये बराबर नहीं हो सकता है तो हम क्या लिखेंगे? अतः हमारी कल्पना जो है भैया, कल्पना गलत है, तो हम लिखेंगे गलत है। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि क्या लिखेंगे? तो वही भैया 1/√2 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मैंने लिख दिया। तो ये क्वेश्चन को हमने क्या किया भैया? तो सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे? अगला प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कहता बाबू, यहाँ पे देख लेना। दूसरा प्रश्न कहता कि P के किस मान के, यहाँ पे सॉरी ये है, समीकरण निकाय इतना इतना का वज्र गुणन विधि से हल करें। भैया वज्र गुणन विधि से आपको क्या कहता है हल करने के लिए? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? समीकरण को लिख लेंगे। तो ये हमारे पास समीकरण क्या है, इसको लिखते हैं 7x माइनस के 2y है, अब प्लस का 3 है, बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस के 3 हो जाएगा, बराबर में 0, ये हो जाएंगे समीकरण 1। उसके बाद क्या है हमारे पास 22x है माइनस के 3y और प्लस का 16 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे समीकरण 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब इसे वज्र गुणन विधि से हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। ये हमारे पास क्या है? a1 है, ये हमारे पास b1 है और ये हमारे पास क्या c1 है। ठीक है, ये हमारे पास a2 होगा, ये हमारे पास b2 होगा, है ना, और ये हमारे पास क्या होगा? c2 होगा। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला क्या होता है? हम आपको एक तरीका बताते हैं सूत्र लिखने का। पहले लिखेंगे क्या आप? तो पहले लिखिएगा यहाँ पे x, उसके बाद y, उसके बाद 1 लिख दीजिएगा। ठीक है, सभी के नीचे आप क्या लगाइएगा? बट्टे, यहाँ भी बट्टा लगाना है और यहाँ भी बट्टा लगाना है। मतलब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ट्रिक से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने कर दिया। बीच में बराबर लगाना है, यहाँ भी आपको बराबर लगा देना है। उसके बाद क्या करना है? बक माइनस बक लिखना है, यानी BC माइनस के BC, तो ये हो गया ना बक माइनस बक। ठीक है, अब लिखना है क्या? का माइनस का, CA, का माइनस का। ठीक है, उसके बाद लिखना अब माइनस अब, तो यहाँ पे लिखेंगे AB माइनस के AB। ठीक है, तो अब माइनस अब कर दिया। उसके बाद लिखिएगा 12। ठीक है, 12 21, तो मैंने 12 21 लिख दिया। फिर करना है 12, फिर करना है 21, फिर करना है 12 और फिर करना है 21। तो इस तरीके से आपको लगा देना है। ये वज्र गुणन विधि का ये सूत्र आ गया। अब इस पे हम पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो बाबू a1 क्या है? 7 है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे b1 कहता है पहले ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x पहले। अब b1 क्या है हमारे पास? तो देखो b1 है माइनस के 2, x y हम नहीं लेते हैं, तो b1 है माइनस के 2 और गुना करेंगे c2 से, तो c2 हमारे पास है माइनस के 16, तो हम लिखेंगे माइनस के 16। अब ये माइनस है तो माइनस, b2 हमारे पास क्या है? b2 माइनस के 3 है, तो ये माइनस गुना करेंगे तो डायरेक्ट प्लस का 3 हो जाएगा और गुने में c1 क्या है हमारे पास है? c1 माइनस के 3 है, तो हम लिखेंगे माइनस के 3 और बराबर में, उसके बाद है y। अब आगे देखते हैं c1 कितना है? तो c1 है माइनस के 3, तो हम लिखेंगे माइनस के 3 और गुने में a2 कितना है भाई? तो a2 हमारे पास है 22, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 22। ओके, माइनस है तो माइनस। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे? c2 कितना है? तो
तो C2 है हमारे पास है माइनस के 16, तो ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस का 16, और गुने में A1 कितना है, तो A1 7 है, तो हम लिखेंगे 7 बराबर में 1 बटा लगाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे A1 हमारे पास है 7, तो हम लिखेंगे 7 गुने में B2, तो B2 हमारे पास है माइनस के 3, तो हम लिखेंगे माइनस के 3, फिर ये माइनस तो माइनस A2 हमारे पास है 22, तो हम लिखेंगे 22, और गुने में B1, तो B1 हमारे पास है भैया माइनस के 2 है, तो हम लिखेंगे माइनस के 2। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या करेंगे यहाँ से बाबू हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये x और बटा में देखो 16 दूना 32, यहाँ हो जाएगा 32, माइनस माइनस से गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो डायरेक्ट हम 32 कर दिए, कौनो दिक्कत नहीं ना दिक्कत। प्लस है, देखो प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस, 3 तिहाई हो जाएगा 9, ठीक है, बराबर y बटे में -3 से 22 में गुना करेंगे तो 22 तिहाई 66, माइनस के हो जाएगा 66, और प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस 16 सते कितना होता है भाई, हमरा तो गुण भागो नहीं आता है ना, 16 पंचे 80 है, 16 छक 96 है, 16 सते 112। अरे बहुत दिन हो गया है ना, हो जाता है कभी कभी, लेकिन आता है ऐसा मत करना, समझ लेना। 1 है तो हम करेंगे 1, अब हम क्या करेंगे भाई 7 तिहाई 21, माइनस का हो जाएगा 21 है ना, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 22 दूना 44, ठीक है, हमने कर दिया। ओके, अब यहां से क्या करेंगे बाबू देख लो, ये x तो x लिखेंगे बटा में 32 में से हम क्या करेंगे 9 को घटा देंगे, तो कितना होगा बाबू 23 हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया 23 कर दिया, बराबर में y है तो हम y लिखेंगे, और 112 में से हम क्या करेंगे 66 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा बाबू, तो ये हमारे पास हो जाएगा 46, बराबर 1 है तो 1 और बटा लगाइए, 22 में से हम क्या करेंगे 21 को घटा देंगे। अच्छा देखो बाबू यहाँ पे मैंने गलती क्या किया है, हई ससुरा के देखिए 22 दूना तो 44 ना होता है, अब माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस कर दीजिए, 22 दूना 44 ना। हाँ देखिए इसे जानबूझ के हम करते रहते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग कमेंट करे कि हाँ सर गलती हो रहा है ना, करियो दिया होगा तुम लोग कमेंट, है ना, तो इसीलिए हम जानबूझ के गलती कर देते हैं कि बच्चा का ध्यान कहाँ है। चलिए अब हम 44 में से 21 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात क्या है, 23 बचेगा, है ना, तो मैंने 23 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब क्या करेंगे इसके भी बराबर में 1/23 और इसके भी बराबर में 1/23, तो हम कर देते हैं, तो x बट्टे में 23 और बराबर में हो जाएगा 1/23, ठीक है। अब इसके भी बराबर में कर दीजिए भाई, y बट्टे 46 बराबर में 1/23, काटो, ये 23 से 23 कैंसिल, 23 दूना 46 ये कैंसिल, तो इस x का मान तो आ गया हमारे पास 1, है ना। इस y का मान कितना होगा, तो भैया 23 दूना 46 काटे तो 1 मरतबे कटेगा, तो y से 1 में गुना करेंगे तो y होगा, और बराबर में 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा, तो ये हमारे पास आंसर आया। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, तो इसको आपने क्या किया सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे बाबू तीसरा प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तीसरा प्रश्न कहता है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना इतना बराबर 0 के मूल समान होंगे। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि जब मूल समान की बात कहती है तो d बराबर क्या होता है 0 होता है। जब मूल समान हो तो d बराबर क्या होता है 0 होता है। तो सबसे पहले ये समीकरण हम लिख लेते हैं तीसरा का। ये दिया गया है 3x² माइनस के 5x और प्लस के p बराबर में 0 दिया गया। इसमें p का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और कहता है मूल समान है। जब मूल समान होता है तो d बराबर हमेशा 0 के होता है, और d यानी विवेचक बराबर क्या होता है तो b² माइनस के 4ac होता है। बराबर में हम रखेंगे 0, है कि नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे बाबू, यहाँ से क्या करेंगे b का मान रखेंगे। ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है। तो b का मान हमारे पास क्या है माइनस के 5 है। x और y ये सब हम नहीं लेते हैं, ठीक है, यानी चर वाला मान नहीं लेते हैं, अचर वाला लेते हैं। तो b का मान यहाँ पे है 5, तो हम लेंगे वो भी माइनस का 5 है तो हम माइनस के 5 लेंगे। इसका होल स्क्वायर माइनस के 4 गुने में a की वैल्यू हमारे पास है 3 गुने c का मान हमारे पास p है, और बराबर में 0
-5 का स्क्वायर होता है 25, तो माइनस के हो जाए 4 तिया 12p और बराबर में 0, तो माइनस के हो जाएगा बाबू यहाँ पे 12p और बराबर में प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 25, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए हम कह सकते हैं कि p का मान आया 25/12 और यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया तीसरा का। ठीक है, अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो चौथा प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, है ना। चौथा क्या कहता है जरा देख लीजिए ध्यान से। चौथा कहता है कि वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। मतलब आपको कहता है क्या AP ज्ञात करने के लिए, तो बड़ा सिंपल है। यहाँ तीसरा पद कहता है A3 का मतलब तीसरा पद हुआ, ये चौथा प्रश्न याद रखना। तो A3 का मतलब तीसरा पद दिया गया है बाबू 5, तो हम लिखेंगे 5। उसके बाद 7वां पद यानी A7 दिया गया है कितना 9, तो AP कहता है ज्ञात करने के लिए, यानी समांतर श्रेणी कहता है ज्ञात करने के लिए। बड़ा सिंपल है। हम क्या करेंगे, तीसरा पद का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम तो ट्रिक बताए हुए हैं एक कम कर देने के लिए। A प्लस में क्या करना D, अब ये A3 है तो 3 में से 1 पॉइंट कम करो 2, तो 2 से D में गुना कर दो। ठीक है, A + 2D ये सूत्र निकल के आया बराबर में 5। इसको मान लो समीकरण 1। A7 को क्या कह सकते हैं, तो इसको क्या करो A प्लस में D लिख लो और बराबर में 9 है तो 9 लिख लो। ठीक है, ट्रिक हमारे पास है, 7 में से 1 पॉइंट कम करो 6 को D से मल्टीप्लाई कर दो, ये निकल करके आ गया। आप चाहो तो AN का सूत्र लगा करके भी निकाल सकते हो, तो वही बात है। ठीक है, ये समीकरण हमारे पास 2 आया, है ना। तो A और D का मान ज्ञात कर लेंगे तो हम AP भी ज्ञात कर लेंगे। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, है ना। तो लिखते हैं समीकरण 2 से। ओके, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है बाबू, 1 दिया गया A प्लस में 2D बराबर में 5, है ना। और उसके बाद क्या है A प्लस में 6D बराबर में 9, है ना। तो ये हमारे पास क्या है पहला और ये है दूसरा। हम क्या करते हैं घटाने पर लिखते हैं। जब घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, जो प्लस का होता है वो माइनस का, जो प्लस का ये भी माइनस का, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। सब प्लस का तो सब माइनस का हो जाएगा। ये एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल। 2D में से 6D घटाएंगे तो कितना होगा बाबू, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस के 4D हो जाएगा और बराबर में कितना होगा, तो 5 में से 9 घटाएंगे तो माइनस के कितना 4 ही होगा, है ना। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो 4 एकम 4 आप यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हैं, तो D की वैल्यू आ गई 1 हमारे पास। ठीक है, तो D का मान 1 आया। अब यही D का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दोगे तो A का मान निकल जाएगा। तो हम लिखते हैं क्या, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 हमारे पास है A प्लस में 2D, 2 और गुने में D के जगह पे रखेंगे 1 बराबर में 5। तो A का मान निकल करके कितना है 5 है, तो 5 प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 1 में गुना करेंगे 2 और प्लस का है पक्षांतर माइनस के हो जाएगा। ठीक है, तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 में से 2 गया तो 3। अब AP ज्ञात करना है बाबू। AP ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है बाबू, तो AP ज्ञात करने के लिए कम से कम यानी उसका व्यापक रूप पता होना चाहिए। तो AP का व्यापक रूप आप ऐसे लिख सकते हैं A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D डॉट 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 ऐसे करके A प्लस अच्छा A लिख देना, हम A की वैल्यू क्या कर दिए हम, है ना, A प्लस में 2D और A प्लस में 3D, है ना, ऐसे करके A प्लस में 4D, A प्लस के 5D, जितना पद में आप ज्ञात करना चाहते हो उतना आपको लिख देना। ये व्यापक रूप है। A की वैल्यू कितना है हमारे पास, A की वैल्यू 3 है, तो 3 आ गया पहला पद। अब यहाँ पे A प्लस D है तो A के जगह पे 3 रखेंगे और प्लस में D के जगह पे रखेंगे, D के जगह पे 1 है तो 1 रखेंगे। A के जगह पे फिर क्या रखेंगे 3 और प्लस में 2 गुने में D के जगह पे हम क्या रखेंगे 1 और फिर उसके बाद A के जगह पे क्या रखेंगे 3 प्लस में 3 गुने में D के जगह पे रखेंगे 1 डॉट डॉट डॉट, जितना आप पद में ज्ञात करना चाहते हैं ज्ञात कर सकते हैं। 3 कॉमा 3 है कितना होगा 4 कॉमा, अब उसके बाद हम क्या करेंगे 2 से 1 में गुना करेंगे 2, 2 3 कितना होता है 5, उसके बाद 3 एकम 3, 3 3 6, उसके बाद ऐसे करके 7 8 ऐसे जाएगा, तो ये AP आ गया, है ना। तो आपने क्या किया, चौथा प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे बाबू, अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे, यानी 5वां प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। 5वां प्रश्न क्या कहता है देख लेना ध्यान से। कहता है यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज
पी क्यू आर है ना। तो ये भी त्रिभुजे है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और क्षेत्रफल त्रिभुज ABC अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर, यानी क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया 121 अनुपात 169। तो BC अनुपात QR का मान बतावे, यानी मान आपको पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, यानी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ये दिया गया है, तो हमें ये भुजा का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा सिंपल है। हम क्या करेंगे, पांचवा को सॉल्व करते हैं बाबू। दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है ना, और बटे में त्रिभुज, एक त्रिभुज कौन है, तो एक त्रिभुज है PQR, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। इन दोनों क्षेत्रफल का अनुपात कर रहा है, इसलिए हम बट्टा में लगा दिए। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है, अनुपात दिया गया है, उसको हम पुट करेंगे। तो आपको पता है कि दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होते हैं, उनके भुजा के वर्ग के बराबर होते हैं। तो इनकी भुजा भी दे रखी है, भुजा दिया गया BC है ना, और बट्टे में क्या करेंगे, दिया गया QR, तो हम लिखेंगे QR और इसका हम कर देंगे वर्ग, मैंने कर दिया। अब मान पुट करेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, पहले त्रिभुज ABC है तो पहल का लेंगे, यानी 121 दिया गया है, तो हम लिखेंगे 121। और त्रिभुज PQR का कितना दिया गया है 169, तो हम लिखेंगे क्या 169। और देखिए हम क्या करेंगे, ये दोनों पर स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर हटेगा तो इधर क्या पड़ेगा, रूट पड़ेगा, और बराबर में इधर बच जाएगा BC बटे में QR। अब निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, 121 का रूट अंडर 11 और 169 का रूट अंडर 13 बराबर में BC बटे में QR। तो अनुपात में इसको कैसे लिख सकते हैं कि BC अनुपात QR है ना, QR बराबर हो जाएगा, इसको भी अनुपात में लिख दो 11 अनुपात 13, यही आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो आपने क्या किया, इस प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है ना। तो पांचवा आपने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे बाबू, छठा प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे है ना। तो छठा क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। छठा कहता है उस त्रिभुज ABC का केंद्रक बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु इतने इतने हैं। तो केंद्रक आपको कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, हम ज्ञात कर लेंगे बाबू। यहाँ पे कहता है -1,0, तो उसको हम तीनों बिंदु को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं, दिया गया है क्या छठा प्रश्न ना, -1 में 0, उसके बाद कॉमा 5 में -2, उसके बाद क्या दिया गया 8,2, यही तो दिया गया है। अब इसका हमें केंद्रक निकालना है ना। तो सिंपल सी बात है, त्रिभुज के केंद्रक बराबर क्या होता है, केंद्रक बराबर होता है x1 प्लस में x2 प्लस में x3 और बट्टे में 3, कॉमा y1 प्लस में y2 प्लस में y3 और बट्टे में 3, ये होता है। ठीक है, हम यहाँ पे ये देखिए, ये x1 है, ठीक है, ये x2 और ये x3 है। ठीक है, तो हम मान रखते हैं, x1 के जगह पे -1 प्लस में x2 के जगह पे हम रखेंगे 5 और प्लस में x3 के जगह पे हम क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, तो हम लिख देते हैं 8 और बटा में 3 है तो 3। उसके बाद ये हमारे पास y1, ये y2 और ये हमारे पास y3 है। तो y1 हमारे पास है 0 प्लस में y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास है -2, तो हम लिखेंगे -2 और प्लस में y3 हमारे पास कितना है 2, तो 2 लिखेंगे और बट्टे में 3 है तो 3। अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया बाबू कि 8/13 है ना, 13 में से 1 घटाएंगे तो 12 बट्टे में 3 आ गया, कॉमा -2 + 2 ये कैंसिल कट जाएगा तो बचेगा 0, 0 में 3 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा है ना। तो इसको अगर हम काटते हैं तो 3 चौके 12, 4,0, यही तो आंसर आ जाएगा हमारे पास है ना। तो ये आया हमारे पास, तो x की मान ये आया 4 और y का मान 0, तो ये आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे क्या करते हैं बाबू, 7वां प्रश्न को हम बेहतरीन तरीके से सोल्व करते हैं ना। ये 7वां प्रश्न है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि sec a × 1 - के sin a × sec a + tan a बराबर 1 हमको सिद्ध करके ला देना है। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम 7वां प्रश्न को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे, सभी देखो क्या है, गुना में है ना, बीच में ब्रैकेट लगाते, इससे इसमें गुना, फिर इससे इसमें गुना हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, sec a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा में क्या होता है बाबू,
कॉस ए होता है, हमने कॉस ए लगा दिया, ठीक है। और ये गुने में कितना है 1 माइनस के साइन है, तो साइन ए हमने लिख दिया, ओके, बीच में गुना है ये, ओके। अब इधर देख लो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी बीच में गुना ही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे में क्या लिख सकते हैं कॉस ए, और प्लस में टेन ए बराबर क्या लिख सकते हैं तो साइन ए, और बटे में लिख सकते हैं कॉस ए, यही तो लिख सकते हैं, और बराबर में 1 लिखेंगे, यही हमको लाना है। तो आप क्या करना लेफ्ट हैंड साइड और इधर राइट हैंड साइड लिख देना, ओके। अब क्या करते हैं बाबू 1 बटा कॉस ए से इसमें गुना करेंगे तो वही होगा 1 माइनस में साइन ए और बटे में कॉस ए हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 से इसमें गुना करेंगे तो वही आएगा, और नीचे कॉस ए तो कॉस ए। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ये बीच में गुना ही रहेगा, कॉस ए से कॉस ए एलसीएम ले लेंगे, ओके। अब देख लो कॉस से कॉस ए में भाग देंगे तो भागफल 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, और प्लस में ये हो जाएगा साइन ए। क्यों हुआ साइन ए, आपको पता चल गया कि कॉस ए से कॉस में भाग दिया, भागफल 1 से साइन में गुना किए तो साइन ए हुआ, ठीक है। और बराबर में हो जाएगा हमारे पास ये 1, है ना। अब यहाँ से हम क्या करते हैं बाबू, देख लो इसमें आपको क्या नजर आए, ऊपर से ऊपर इस देखो ऊपर वाले से ऊपर में गुना करो, नीचे वाले से नीचे में गुना करो, तो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस के साइन ए दोनों में गुना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बी पर गया हुआ है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो ए की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है, माइनस बी स्क्वायर, तो b हमारे पास साइन है तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर ए कर देंगे, ठीक है, गुना कर दिए तो ये आया। नीचे में कॉस ए से कॉस ए में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, बराबर इसको हम सॉल्व करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, और बट्टे में ये कॉस स्क्वायर ए है ना, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया 1 मरतबे, बराबर में 1 हमको लाना होता है ना, तो हमारे पास आ चुका है। अब इस 1 के बराबर हमारे पास क्या है 1 आया, और ये प्रूव हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड प्रूव, है ना। तो आपने 7वां प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया है। आइए अब हम क्या करते हैं 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या कहता है बाबू, जरा ध्यान से देखना। 8वां प्रश्न कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो उसके आयतन की गणना करें। कोई दिक्कत नहीं, हम आयतन ज्ञात कर लेते हैं। देखो बाबू, है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई यानी बाबू h बराबर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, यही ना दे रखा है, तो ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या यानी r दे रखा है बाबू कितना 21 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 21 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे ज्ञात करने के लिए कहता है कि इसका आयतन गणना करें, है ना, तो आयतन हमको ज्ञात करना है। ये हमारे पास प्रश्न जो है 8वां प्रश्न है, आयतन निकालेंगे, क्या दिक्कत है, तो शंकु क्या कहता है लंबवृत्तीय शंकु, शंकु का आयतन क्या होता है बाबू, शंकु का आयतन, है ना, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है ना। अब हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ से पुट करेंगे 1/3 गुने में 22/7 गुने में आर स्क्वायर, तो आर हमारे पास है 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 गुने 21 लिख सकते हैं, और गुने में h यानी ऊंचाई हमारे पास 20 तो 20 लिख देंगे। काटो 7 या 21 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, तो हमारे पास आया क्या 22 गुने में 21 और गुने में 20। चलो गुना कर लेते हैं, 22 से पहले 21 में गुना कर लेते हैं, तो 22 से 21 में गुना करेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा बाबू 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, फिर 2 दूनी 4, 462 होगा। अब 462 में 20 से हम गुना कर लेंगे तो कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, 2 दूना 4, 6 दूना 12 के 2, हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9, 9240 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे 9240, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। आयतन निकाले हैं तो सेंटीमीटर क्यूब रहेगा, है ना, यूनिट इसका, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक लास्ट प्रश्न लेते हैं, ठीक है, आगे इसका ऑब्जेक्टिव भी हम सॉल्व करा देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो अभी हम कुछ सब्जेक्टिव में लिए हैं क्वेश्चन। 9वां कहता है कि एक पासे को फेंकने पर तीन के ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो बाबू क्या कहता है 9वां प्रश्न की, एक पासा है और पासे को फेंकने पर 3 को ऊपर आने की प्रायिकता पूछ रही है। तो देखो पासा में जो हमारे पास पासा होता है यानी लूडो छकरी की गोटी होती है, 3 कितने बार होती है, तो 3 जो देखो इसमें संख्या होता है 1 2 3 4 5, है ना, 6 तक होती है, तो 3 इसमें एक बार है, ये संभव परिणाम हो गया, है ना।
और कुल परिणाम 1 से लेकर 6 तक, तो कुल परिणाम 6 है और संभव परिणाम 3 है। तो हमारे पास प्रायिकता निकालना है किसकी, 3, क्या कहता है बाबू कि 3 के ऊपर आने की प्रायिकता। तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, 3 के ऊपर आने की प्रायिकता बराबर, तो संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम वो होता है जो कहा जा रहा है ना, तो 3 के ऊपर आने के लिए यही संभव परिणाम। तो 3 कितने बार है, 1 बार है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और कुल परिणाम कितना है, 6, तो 6 लिखेंगे, 1/6 हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना। अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, ये था सब्जेक्टिव ही, इसमें ऑब्जेक्टिव ही मिलेगा, तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा pankajstudycenter.com, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।